नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या नरेंद्र मोदी को सिर्फ हिंदुओं का वोट मिलेगा? क्या 24 में सिर्फ हिंदी बेल्ट ही मोदी को वोट करेगा? जवाब है नहीं। हिंदू तो मोदी को वोट करेंगे ही, साथ में मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई वोट भी बहुत मात्रा में मोदी की पार्टी को मिलेगा। 25 दिसंबर की तारीख याद रखिएगा। 2024 के लिए प्रधानमंत्री ने एक बहुत खास प्रयास किया है। इस दिन नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे खोल दिए। प्रधानमंत्री ने सारे भ्रम तोड़ दिए। 2024 की एक नई स्क्रिप्ट आज से लिखी जानी शुरू हो गई है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक धर्म का नेता बताते हैं। मोदी के विरोधी बात बात पर सेक्युलर और कम्युनल वाला कार्ड खेलते हैं। आज प्रधानमंत्री ने नए अंदाज में नए मेहमानों को अपने घर बुलाया। मोदी मेजबान थे तो नए मेहमान कौन कौन थे, ये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी मेजबान, मुसलमान मेहमान, ईसाई मेहमान। क्या प्रधानमंत्री ने ढूंढ लिया 2024 का समाधान? मोदी की इन तस्वीरों को देखकर राहुल परेशान, इंडिया अलायंस हैरान। मोदी ने कर दिया आखिर ऐसा कौन सा काम? उन्नीस में मोदी को 23 करोड़ वोट मिले। क्या 24 में मोदी को पूरे 68 करोड़ वोट चाहिए? 24 में 33 करोड़ महिलाएं वोट देंगी। इनमें से कितने करोड़ मोदी से जुड़ेंगे? 24 में 17 करोड़ युवा अपना वोट देंगे। क्या वो भी मोदी को ही चुनेंगे? 19 में 11% ईसाइयों ने मोदी की पार्टी को चुना। 2 करोड़ से ज्यादा ईसाई 24 में किसके साथ जाएंगे? क्या मोदी पर ही भरोसा जताएंगे? 19 में हर 5 में से 1 मुसलमान ने मोदी को वोट दिया। 24 में क्या होगा? 19 में 11% सिखों ने बीजेपी को चुना। 24 में सिख किसको चुनेंगे? इन सारे सवालों का जवाब नई दिल्ली में पीएम आवास से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री ने अपने घर में 2 दिन के भीतर 24 की दशा और दिशा बदलने वाले 6 बड़े तबकों को अपने साथ जोड़ लिया है। मोदी ने अपने घर में पहले मुसलमानों को वेलकम किया, फिर ईसाइयों को मेरी क्रिसमस कहा, फिर देश की 4 बड़ी जातियों यानी गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों को 24 वाला मैसेज भेजा। राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। आज मोदी ने इन्हीं संकेतों की बदौलत 6 बहुत बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। मोदी के पास राम तो पहले से ही हैं, अब रहीम भी जुड़ गए हैं, एंथनी भी साथ आ गए हैं। सिख बिरादरी भी 24 के लिए अपना मन पहले से बना चुकी है। एक ऐसा वक्त जब मोदी के दुश्मन प्रधानमंत्री की सेंटा वाली एडिटेड फोटो वायरल कराने में बिजी हैं, मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश में जुटे हैं। कभी जुमलेबाज तो कभी जुमलेबाज नंबर 1 वाला एजेंडा फैलाने में व्यस्त है। मोदी से ना हो पाएगा वाली स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं। उस वक्त मोदी उन लोगों को अपने घर में मेहमान बना रहे हैं जो 24 में तीसरी बार मोदी को देश का प्रधान बना सकते हैं। विरोधी ये कह सकते हैं कि मोदी ने अपने घर में कश्मीरी मुसलमानों को बुलाया तो क्या हो जाएगा। वो ये भी कह सकते हैं कि मोदी ने ईसाई कम्युनिटी के साथ मिलकर क्रिसमस का त्योहार मनाया तो इससे क्या हो जाएगा। मोदी और विरोधी में यही फर्क है। इंडिया अलायंस न वोट जोड़ पा रहा है, न सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढ पा रहा है, जबकि मोदी न सिर्फ हर वर्ग के लोगों से जुड़ रहे हैं बल्कि 24 का वोट भी जोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ये कैसे कर रहे हैं, इसका एक सैंपल उस वक्त दिखाई दिया जब 7 लोक कल्याण मार्ग में देश की क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग पहुंचे और मेरी क्रिसमस के साथ मोदी और ईसाई धर्म के लोगों के बीच जो संवाद हुआ उसने 24 का एक संकेत दिया। वो संकेत क्या है आगे बताएंगे, पहले मोदी की ये बात सुनिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी को आज की इस महत्वपूर्ण पर्व पर अनेक अनेक शुभकामनाएं दूंगा। मैरी क्रिसमस। आप सब मेरे निवास स्थान पर आए हैं। जब इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने यह प्रस्ताव रखा था कि हम सब मिलकर क्रिसमस मनाए, मैंने कहा क्यों न मेरे यहां मनाए, और उसी में से ये कार्यक्रम बन गया। तो मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो
मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। गुजरात का सीएम रहने के दौरान मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स के साथ अक्सर मेरा मिलना जुलना रहता था और मैं मणिनगर जहां से चुनाव लड़ता था वहां बहुत बड़ी मात्रा में आबादी भी है और इसके कारण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था। कुछ ही वर्ष पहले मुझे द होली पोप से मिलने का भी सौभाग्य मिला था। वो वाकई मेरे लिए बहुत ही यादगार पल था। क्रिसमस के इस अवसर पर मैं देश के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बात जरूर योगदान करूंगा कि आपके योगदान को भारत गर्व से स्वीकार करता है। देश में ईसाई समुदाय की आबादी 2 करोड़ 60 लाख है। ये समुदाय माइनॉरिटी में होकर भी चुनावी सीजन में गेम चेंजर साबित होता आया है। मोदी के विरोधियों ने समय समय पर यह खाई पैदा करने की कोशिश की है कि मौजूदा सरकार एंटी माइनॉरिटी है। बावजूद इसके ये वही बीजेपी है, ये वही मोदी हैं जिन्हें 2014 में 7% क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट मिला था, लेकिन 2019 आते आते इसमें 4% का इजाफा हो गया और तब बीजेपी को 11% ईसाइयों ने अपना वोट दिया था। मोदी की पार्टी के लिए 24 में ईसाई समुदाय एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए मोदी ने अपने ईसाई भाइयों को घर पर बुलाया तो क्रिसमस वाले दिन बीजेपी अध्यक्ष चर्च पहुंच गए। 24 में 400 प्लस का आंकड़ा टच करने के लिए बीजेपी को हर वर्ग का वोट चाहिए। भारत में सबसे बड़ी ईसाई आबादी केरल में है, जहां करीब 61 लाख ईसाई रहते हैं। 2019 में केरल की 20 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 13% था, सीट एक भी नहीं थी। कांग्रेस ने 37% वोट शेयर के साथ 15 सीटें जीती। इस बार बीजेपी वोट शेयर भी बढ़ाना चाहती है, 24 में केरल से सीट भी जीतना चाहती है। मोदी के घर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के पहुंचने की ये तस्वीरें खास हैं। ईसाई समुदाय के लोग यकीनन इससे प्रभावित होंगे और ये भी संभव है कि केरल जैसे राज्य में चुनाव के वक्त ईसाइयों की वोटिंग का पैटर्न बदले और वहां कमल खिले। यहाँ जीसस की ब्लेसिंग्स भी हमने ली। हम सब जानते हैं कि गॉड जीसस ने अपना सारा जीवन जो हम सब के लिए, मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा और मानवता के लिए ही उन्होंने अपना जीवन लगाया। ऐसे गॉड जीसस को याद करने का आज दिन भी है और मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी प्रीचिंग्स, उनकी टीचिंग्स, उन्होंने जिस तरीके से जीवन में मानवता में अपना योगदान किया, विशेष करके शांति, सौहार्दपन और सभी को साथ लेकर के एक हार्मनी समाज में लाना, इसके लिए उन्होंने अपने आप को आहूत किया, अपना जीवन लगाया। उनसे हम सब लोगों को आज के दिन प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए रास्ते को ध्यान में रखकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश में, दुनिया में मानवता, हार्मनी के लिए, पीस के लिए और सबके विकास के लिए अपने आप को हम सब लोग लगाए। यही गॉड जीसस से हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। मोदी सीधे सीधे वोटर्स को अप्रोच कर रहे हैं। मोदी के विरोधी अभी पुरानी लाइन लेंथ पर ही चल रहे हैं। एक ही एडिटेड फोटो अलग अलग टाइमलाइन पर कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। 3 राज्यों की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। कांग्रेस अब जनता जनार्दन को ही कोसने लगी है। मोदी मजदूरों की बात करते हैं, उनका हित सोचते हैं। इंडिया अलायंस वाले उसमें भी तानाशाह वाला टेक्स्ट फिट कर देते हैं। कांग्रेस राहुल की फोटो के साथ दुष्यंत की कविता सुनाती है। राहुल को ही असली मजदूर बताती है, वीडियो बना बना के फैलाती है। राहुल कभी कभी कुली बन जाते हैं, कभी कारपेंटर नजर आते हैं।
कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी किसान बनकर खेती करने लग जाते हैं, मगर ये सब सिर्फ कैमरे के लिए होता है, यूट्यूब व्यूज बढ़ाने के लिए होता है। राहुल ग्राउंड पर उतरते जरूर हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी समझते नहीं हैं। राहुल जिन मेहनतकश मजदूरों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, माहौल बनाते हैं, उन्हीं मजदूरों को, उन्हीं श्रमिकों को इंडिया अलायंस से जुड़े नेता शौचालय साफ करने वाला बताते हैं। डीएमके के सांसद दयानिधि यूपी बिहार के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। मगर जब मोदी उन्हीं श्रमिकों के बीच जाते हैं तो उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं, उन पर पुष्प बरसाते हैं, उनके साथ जमीन पर बैठ जाते हैं, श्रमिकों के पैर धोकर पुण्य का काम करते हैं। जब मौका मिले तब उन्हीं श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री चाय की चुस्कियां तक लेते हैं। गरीब मजदूर और श्रमिक वर्ग से ऐसा है मोदी का कनेक्शन। तभी तो जिस जात पात के नाम पर मोदी विरोधी गुट सियासी रोटियां सेकता है, मोदी उस वर्ग को ही सबसे बड़ी जात बताते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं। मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है। ये मेरी 4 जातियां हैं। मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन। और मोदी जब ऐसा करते हैं, जिन 4 जातियों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो असर चुनाव के वक्त दिखता है। यह 14 में भी दिखा, 19 में भी दिखा और मुमकिन है कि 24 में भी दिखे। इसे आंकड़ों से समझिए। 19 में गरीब और लोअर क्लास के 36% लोगों ने मोदी की पार्टी को चुना और 30% मध्यम वर्ग ने भी मोदी के लिए ही वोट दिया। सोचिए 2014 में जिस बीजेपी को 24% गरीबों ने वोट दिया, 19 में उसमें 12% का इजाफा हो गया। 14 में 31% लोअर क्लास ने बीजेपी को वोट दिया, 19 में ये 5% और बढ़ गया। 14 में 32% मध्यम वर्ग वोटर्स ने मोदी को चुना, 19 में आंकड़ा 38% हो गया, यानी यहां भी 6% का जंप। इंडिया अलायंस से जुड़े जो नेता आज तक श्रमिक वर्ग को सिर्फ अपना वोट बैंक समझते थे, अब वही वोट बैंक कैसे मोदी का कोर वोटर हो गया है, इसे भी कुछ आंकड़ों से समझिए। 2019 के चुनाव में लेबर क्लास के 43% वोटर्स की पसंद बीजेपी थी। फार्म लेबर करने वाले 39% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। रिक्शा चलाकर गुजर बसर करने वाले 32% लोगों ने मोदी को चुना। यहां तक कि 48% किसानों ने भी मोदी की पार्टी को ही वोट दिया। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि अगर मोदी गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को सबसे बड़ी जाति की श्रेणी में रखते हैं, तो इसके पीछे इस वर्ग का मोदी पर बढ़ता भरोसा बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि इन लोगों को भी पता है मोदी की गारंटी में ही दम है। विरोधी तो सिर्फ हवाई बातें ही करते हैं। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता नहीं, सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो। जब साफ नियत से, संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो और जब हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। आपने भी देखा होगा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के गांवों और शहरों तक पहुंच रही है। लाभार्थियों को मौके पर ही अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी ने सिर्फ 40 दिन के भीतर देश में 1 करोड़ से अधिक नए आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, उनको खोजा है, उनको दिया है। कोई भी छूटे नहीं, कोई भी पीछे रहे नहीं। सबका साथ हो, सबका विकास हो, यही तो सुशासन है। 2014 से पहले हम लाखों करोड़ों के घोटालों की चर्चाएं सुनते थे, लेकिन हमारी सरकार ने, उसके सुशासन ने आशंकाओं से भरी उन अवधारणाओं को भी तोड़ दिया है। आज लाखों करोड़ रुपए की
गरीब कल्याण की योजनाओं की चर्चा होती है। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना पर हम 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। गरीबों को पक्के घर देने के लिए भी हमारी सरकार 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। ईमानदार टैक्स पेयर की पाई पाई जनहित में, राष्ट्र हित में लगाई जाए, यही तो गुड गवर्नेंस है। और साथियों, जब इस तरह ईमानदारी से काम होता है, नीतियां बनती हैं, तो उसका नतीजा भी मिलता है। इसी गुड गवर्नेंस का नतीजा है कि हमारी सरकार के सिर्फ 5 वर्षों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 14 और 19 में मोदी की जीत में 2 और फैक्टर्स ने बड़ी भूमिका निभाई। एक महिला फैक्टर, दूसरा युवा फैक्टर। मोदी इसीलिए आजकल हर सभा में जब 4 जातियों का जिक्र करते हैं तो उसमें महिलाओं और युवाओं का जिक्र जरूर करते हैं। 24 के लिए ये 2 फैक्टर और भी इंपॉर्टेंट हैं। कैसे, पहले ये समझिए। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के चुनाव में प्रोजेक्टेड टोटल वोटर टर्नआउट 68 करोड़ रह सकता है। इन 68 करोड़ वोटर्स में से 49% यानी 33 करोड़ महिलाएं होंगी। रही बात युवाओं की, तो 2019 के चुनाव में 8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स थे और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 में फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 2024 में सत्ता की कुंजी महिला वोटर्स के साथ साथ यंग वोटर्स के पास होगी और ये सीधे सीधे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसा क्यों है, अब ये भी समझिए। 2014 में 36% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 में यह आंकड़ा 5% बढ़कर 41% हो गया। 18 से 20 साल के 51% यंग वोटर्स और 23 से 25 के 51% वोटर्स ने 19 में मोदी के नाम पर वोट दिया था। इसी तरह 2014 में 29% महिलाओं ने मोदी की पार्टी को चुना था, तो 2019 में यह आंकड़ा 7% बढ़कर 36% हो गया। इन आंकड़ों से यह तो पूरी तरह साफ है कि 2019 में महिलाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच राहुल को लेकर नहीं, सबसे ज्यादा क्रेज मोदी को लेकर था। तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला है और आज का वोटर इस बात को लेकर निश्चिंत है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। जनता जनार्दन तुलना करेल, तुम्ही पण तुलना कराल की मोदी साहेब पाहिजे की ते व्यक्ती पाहिजे। आता तरी देशामध्ये नरेंद्र मोदींच्या शिवाय पंतप्रधान पदाचा योग्य उमेदवार दूसरा कोणी पाहायला मिळत नाही। तमाम सियासी समीकरण, तमाम अंगणित 24 में एक बार फिर मोदी की वापसी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। मगर विरोधी क्या कर रहे हैं? मोदी के विरोधी अभी भी समीकरण ही सेट करने का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। जिस बिहार से नीतीश ने महीनों पहले इंडी अलायंस की नींव रखी थी, साल खत्म होने को आ गया, मगर मोदी विरोधी गुट अभी तक ना तो किसी एक नाम पर एकजुट हो पाया और न ही आपसी तालमेल बिठा पाया। हर रोज कोई न कोई चेहरा कैमरे पर आता है और इंडी अलायंस में आपसी खींचतान की सैड स्टोरी सुनाने लगता है। अरे भाई, कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले। लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। समय पे हो बताया जाएगा, टाइम आएगा। सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अरे आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी। सब बात तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में हम मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा, तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया। सर आप नाराज एक बस गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है।
अब कह रहा था उनको, हमके ठीक बनाइए ना, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस और कुछ नहीं। जब से ममता और केजरीवाल ने 24 के लिए खड़गे का नाम आगे किया है, तब से नीतीश थोड़े सैड दिख रहे हैं। हालांकि कैमरे पर खुद को ठीक ठाक भी बता रहे हैं, मगर नए साल से पहले सीट शेयरिंग वाली जो बात नीतीश ने बोली, उस पर कांग्रेस की ओर से ये रिएक्शन आना कि खुले मन और बंद मुंह से बात आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो दिखावे के लिए मान जाएंगे, मगर अंदर ही अंदर एक दूसरे को हराएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं कह सकता हूं कि 28 तारीख को नागपुर में एक महा रैली होगा, है तैयार हम। ये शंखनाद है हमारे लिए, 28 तारीख को शंखनाद है, हमारे सारे नेता वहां रहेंगे, बहुत बड़ा रैली होगा। और एक तरफ से आप समझ कर चलिए कि 2024 के चुनाव के लिए बुगुल हम नागपुर से बजाएंगे। हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं, 3 घंटे तक बैठक हुई। हमारे नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों ने स्पष्ट भाषा में उन्होंने कहा कि हम सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर हम लड़े। इसीलिए तो हमने कहा है, हमारा नारा भी हमने दिया है, बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और इस जीत के लिए कांग्रेस को जो कुछ करना है जरूर करेगी। ये बड़ी दिल होनी, सब दिल बड़ा। सीट शेयरिंग में बातचीत होगी, जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये सीट शेयरिंग की बात चलेगी। आखिरी पड़ाव में खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी। खुले मन और बंद मुंह। विरोधी आपस में ही तू मैं करते रह जाएंगे। इंडिया अलायंस वाले पहले हाथ पकड़ेंगे, फिर एक दूसरे का हाथ झटकेंगे, और दूसरी तरफ मोदी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर 2024 में आगे निकल जाएंगे। मध्य प्रदेश में आज सिर्फ मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण नहीं हुआ, ऐसा समझिए कि मोदी विरोधियों पर ग्रहण लग गया। उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां मोदी विरोधियों के पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, यादव वोट बैंक। अखिलेश यादव जब भी चुनाव की बात करते हैं तो 3 शब्द का जिक्र जरूर करते हैं, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस पिछड़ा वोट बैंक में सबसे बड़ा हिस्सा यादवों का है, जो अब खिसकने लगा है और मोदी के साथ जुड़ने लगा है। मोहन यादव नरेंद्र मोदी के नए सेनापति हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने नए मंत्री बनाए हैं। आप मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का पूरा कास्ट कॉम्बिनेशन समझिए, आपको 2024 के चुनाव की पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। मैं सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर भय या पक्षपात और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मध्य प्रदेश में 2024 का पहला प्रयोग हो गया। यादव को कमान, ओबीसी, एससी और एसटी को सम्मान। एमपी की 29 सीट सोशल इंजीनियरिंग से मिलेगी जीत। मैं संपत्तियां हुई के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मोहन यादव के शपथ लेने के 12 दिन बाद उनकी कैबिनेट का विस्तार हो गया। मैं भारत की संपूर्णता अखंडता। नई टीम में नए चेहरों को मौका मिला है, तो अनुभवी नेताओं को भी तरजीह दी गई है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। मोहन यादव की नई कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व सांसद राकेश सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर, विश्वास सारण और तुलसी सिलावट समेत 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मोहन मंत्री परिषद में जो 28 लोग शामिल हुए हैं,
उसमें 18 कैबिनेट मंत्री, 6 विधायकों को स्वतंत्र प्रभार और 4 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मोहन यादव 7 दिनों के भीतर 3 बार दिल्ली आए। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मंथन हुआ। 2024 में सभी 29 सीटों पर कैसे जीत मिले उस पर चर्चा हुई और फिर जाकर मंत्रिमंडल फाइनल किया गया। जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली उसमें 12 मंत्री ओबीसी, 6 मंत्री जनरल कैटेगरी से हैं, 6 मंत्री अनुसूचित जाति और 4 मंत्री अनुसूचित जनजाति से हैं। सबके समन्वय से हमारी नई कैबिनेट का गठन हुआ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार का ये हमारा पूरा मंत्रिमंडल बना है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार विकास के सभी कामों को लेकर आगे चलेगी। आज 28 मंत्री बने, 2 उप मुख्यमंत्री और मुझे मिला करके लगभग 31 का ये हमारा मंत्रिमंडल बना है। उम्मीद करेंगे जो बाकी जगह बची है उसको भी अन्य अवसर पर शीघ्र भरेंगे और विकास के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी प्रकार के, सभी जिलों का, सभी क्षेत्र का, सभी अंचल का, पूरे मध्य प्रदेश का एक तरह से सबका समावेश करने का प्रयास किया था। मोहन यादव के कैबिनेट विस्तार को समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि बीजेपी ने कितनी तैयारी के साथ 2024 में सभी 29 सीट जीतने का प्लान सेट कर दिया है। जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनमें 12 ओबीसी हैं, जिनकी मध्य प्रदेश में आबादी करीब 43% है। 6 दलित समाज से मंत्री बने हैं, जिनकी संख्या 21.5% है। ऐसे ही 4 मंत्री एसटी से हैं, जिनकी मध्य प्रदेश में 14% आबादी है और 6 स्वर्ण जातियों से मंत्री बने हैं, जिनकी आबादी मध्य प्रदेश में 21.5% है। यानी मोहन मंत्रिमंडल में प्रदेश की 100% आबादी कवर हो गई है। मंत्रिमंडल पूरी तरह संतुलित है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है गुड गवर्नेंस डे पर जो सरकार आज पूर्णता के साथ आकार ले रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अगुवाई में अपने सभी साथियों के साथ मध्य प्रदेश को सुशासन देगी। मोदी सरकार का रोड मैप है हमारे सामने। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की जिंदगी हमसे बेहतर हो, किसान को उसकी कीमत भी मिले और उसका सम्मान भी मिले, तो रोड मैप हमारे पास है। संभावनाएं, हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो हम मध्य में है, संसाधन हमारे पास है, तो संभावनाएं भी अमूल्य है। हम देश के सभी राज्यों के नंबर 1 पर जाकर मध्य प्रदेश को ले जा सकते हैं, ये सामर्थ्य मध्य प्रदेश में है। आज की टीम इसी लक्ष्य को साथ में लेकर पूरा करेगी, ये मेरा विश्वास है। बीजेपी सफलता के जिस शिखर पर, उसमें सबसे बड़ा रोल उसके एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का भी है। बीजेपी परंपराओं को तोड़ रही है, नए और बड़े फैसले ले रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इसका सैंपल है। पार्टी ने आखिरी कतार में बैठे मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी तो बीजेपी के साथ साथ विपक्षी नेता भी हैरान रह गए। लेकिन मोदी ने यह फैसला ऐसे नहीं लिया। बीजेपी ने 2024 में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है और मोदी जानते हैं कि यह टारगेट कैसे पूरा किया जा सकता है। मोदी ने 3 राज्यों में नई लीडरशिप तैयार की तो हिंदी बेल्ट में मजबूत सियासी ताकत रखने वाले यादवों को भी मैसेज दे दिया कि अगर वो बीजेपी के साथ आएंगे तो पार्टी भी उन्हें हिस्सेदारी देगी। मोहन यादव उत्तर भारत के एकमात्र यादव मुख्यमंत्री हैं। उनके सीएम बनने से बीजेपी को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में फायदा मिलेगा। दरअसल ओबीसी वोटरों में बीजेपी की बड़ी हिस्सेदारी, लेकिन यादव वोट अभी भी बीजेपी से दूर है। मध्य प्रदेश में करीब 43% ओबीसी वोटर हैं, जिसमें यादवों की हिस्सेदारी 12 से 14% है। वहीं उत्तर प्रदेश में 54% ओबीसी वोटर हैं, तो यादव 10% है। तो बिहार में 63.13% ओबीसी मतदाताओं में
14.26% यादव है, जबकि हरियाणा की बात करें तो यहाँ 28.3% ओबीसी और 10% यादव वोटर है। बीजेपी ने मोहन यादव को एमपी का कप्तान बनाकर 2024 में अखिलेश यादव और लालू यादव के वोटरों में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली। दरअसल यूपी और बिहार में लोकसभा की 120 सीटें हैं। बीजेपी 303 तक पहुंची तो इन्हीं दो राज्यों का सबसे बड़ा योगदान था। यूपी में बीजेपी और अपना दल ने मिलकर चुनाव लड़ा और 64 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बिहार में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी एक साथ थी। इस गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें हासिल की। कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली तो यादव और मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाली आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। यानी सिर्फ 2 राज्यों में ही बीजेपी ने अकेले 79 और सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर 120 में से 103 सीटें जीत ली। लेकिन 2019 के मुकाबले सियासत बदल गई। नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में खड़े। बीजेपी की विरोधी पार्टियां इंडी गठबंधन में है। ये कोशिश की जा रही कि बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक ही पार्टी मुकाबले में उतरे। ऐसे में मोदी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली। पार्टी ने 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य बनाया है और ये तभी होगा जब बीजेपी के कोर वोटर्स में दूसरे नए मतदाता जुड़ेंगे और जो अभी तक बीजेपी को वोट नहीं करते। मोदी के मिशन 400 को पूरा करने में यादव सबसे बड़ा रोल निभा सकते हैं। यूपी में करीब 10% यादव वोटर हैं जो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े। इसके बावजूद 2019 के चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करने के बावजूद एसपी महज 5 सीटें ही जीत पाई। समाजवादी पार्टी कन्नौज, बदायूं, इटावा, फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद जैसी यादव बहुल सीटें हार गई। इनमें 3 सीटें तो ऐसी थी जहां खुद अखिलेश यादव के परिवार के ही प्रत्याशी थे। वहीं आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। यादव वोटों में बिना सेंधमारी के बीजेपी के लिए आजमगढ़ की सीट जीतना आसान नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 23% यादवों ने यूपी में बीजेपी के लिए वोट किया था, जबकि एसपी गठबंधन को 60% यादवों का साथ मिला था। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए समर्थन घटकर 12% और एसपी के लिए बढ़कर 83% हो गया। यानी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यादव वोटर अलग अलग ट्रेंड पर वोटिंग कर रहे हैं। बीजेपी इस बार इसी का फायदा उठाना चाहती है। यूपी के 20 जिले ऐसे हैं जहां यादवों की आबादी लगभग 25 से 35% तक है, जिसमें आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बदायूं, मैनपुरी, एटा, इटावा और फर्रुखाबाद समेत कुछ दूसरे जिले में यादवों का दबदबा है। पूर्वी यूपी और ब्रिज इलाके में तो यादव वोटर ही हार जीत तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बीजेपी तेजी से यादव लीडरशिप को आगे करने में जुटी है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो भूपेंद्र यादव को पार्टी का महासचिव बनाया गया है। वो गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। यूपी में भी सरकार, संगठन, सदन तक यादवों की भागीदारी बढ़ी है। हरनाथ सिंह यादव और संगीता यादव को राज्यसभा भेजा गया है, तो सुभाष यदुवंश एमएलसी बनाए गए हैं। खुद सीएम योगी यादव वोट बैंक को अपनी तरफ लाने में जुटे हैं। योगी लगातार ब्रिज इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उधर बिहार की पूरी सियासत ही यादवों के आसपास चलती है। बिहार में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 14.26% यादव हैं। बिहार के यादव अभी तक लालू प्रसाद यादव के साथ मजबूती से खड़े, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे उसमें भी सेंध लगा रही। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें, लेकिन मधेपुरा, सिवान और गोपालगंज की सीटों पर यादव वोटर 50% से अधिक। 2024 के लोकसभा चुनाव में यादव प्रभाव वाली सीटों पर मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच होगा। मधेपुरा, सिवान, गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर, पटना साहिब, गया, पूर्णिया और अररिया सीटों पर चुनाव परिणाम यादव मतदाताओं के रुख पर ही निर्भर करेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी यादवों के बीच पैठ बनाने में कामयाब रही थी। यहां तक कि यादव बहुल मानी जाने वाली पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू यादव समेत उनका परिवार लगातार 3 चुनाव हार चुका है। विधानसभा चुनाव में भले ही आरजेडी को बड़ी जीत मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में यादव वोटरों ने बीजेपी को भी वोट किया।
2019 लोकसभा चुनाव में 27% यादवों ने एनडीए गठबंधन को वोट किया था, जबकि महागठबंधन को 56% यादवों का समर्थन मिला था। विधानसभा और लोकसभा में वोटरों के अलग अलग मिजाज ने बीजेपी की उम्मीदों को मजबूत किया है। बिहार में बीजेपी के 5 यादव लोकसभा पहुंचे हैं, जिसमें नित्यानंद राय को मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। बीजेपी इसकी तैयारी 2013 से ही कर रही है। तभी से यादव चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाने से लेकर सरकार संगठन तक भागीदारी बढ़ाएगी। लालू के खास रामकृपाल यादव जैसे चेहरे साथ लाए गए। अब बीजेपी के पास मोहन यादव के रूप में यादव मुख्यमंत्री है, जो यूपी और बिहार जैसे राज्यों में प्रचार कर यादव वोटरों को बीजेपी की तरफ ला सकता है। जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। उधर शिवसेना यूटीवी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जय यादव और जय माधव का नारा लगा रहे हैं। बीजेपी को हटाने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद हिंदू जनमानस किसके पाले में खड़ा होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। अयोध्या के बाद अब बारी मथुरा की है। 11 जनवरी को शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने का फैसला आ सकता है। उद्धव ठाकरे का सियासी आधार हिंदू वोटर है, लेकिन बीजेपी उनके आधार को ही छीन ली है। यही वजह है कि अब उद्धव रामलला के बहाने बीजेपी पर सियासी फायदा उठाने का आरोप लगा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। मध्य प्रदेश में कहा गया, हमारे केंद्र के गृह मंत्री जी ने कहा कि हम अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम आपको रामलला का जो दर्शन है वो फ्री में करवा देंगे। क्या रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? अरे कितने साल हो गए, सालों से चलते आ रहे हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप तो अभी अभी आए हो और आपको अभी ऐसे लगने लगा कि जय श्री राम या जय बजरंगबली की जय बोलेंगे तो सारे हिंदू हमारे साथ आ जाएंगे। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती और लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है। पार्टी हर चुनाव में अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रही। उसके पीछे हर बार नए वोटरों को जोड़ने की कारगर रणनीति है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हिंदी हार्टलैंड है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां बड़ी कामयाबी हासिल हुई। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में लोकसभा की 225 सीटें। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर 177 सीटें हासिल करने में कामयाब रही, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को 6, अपना दल को 2 और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। यानी हिंदी बेल्ट में 39 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी इस बार जीत हासिल करना चाहती। मोदी और शाह कार्यकर्ताओं को ऐसे ही नहीं 51% वोट हासिल करने का टास्क दे रहे हैं। 2019 में इसका सैंपल दिख चुका है। 2019 में 12 राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। मोदी लहर ऐसी चली कि 18 राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत लाभार्थी वोट बैंक है। पार्टी सामाजिक समीकरण को भी दुरुस्त करती रही। हर चुनाव में कुछ वोट छिटकते हैं, उनकी भरपाई नए वोट बैंक से हो जाती है और इस बार बीजेपी से यादव वोटरों से पूरा करना चाहती है।